Everyone, welcome to Vyas IS. So this is your next lecture of Mission UPSC 2027 Day 45. So इसमें हमारे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करने थे. ओके, दिस इज़ बाय मिस्टेकनली रिटर्न. इट्स एडिशनल क्वेश्चंस, आप लोग इसमें ठीक कर लीजिएगा. ठीक है, कोड पढ़ते पढ़ते मैंने भी गलती से एडिशनल क्वेश्चंस की जगह एडिशनल कोड लिख दिया. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन ओपन कोर्ट्स एंड क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस. ठीक है, दो चीज़ है. ओपन कोर्ट मैंने आपको लेक्चर में भी वैसे समझाया था, बट मैंने इस क्वेश्चन को अलग से इसलिए जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए कि ओपन कोर्ट क्या होता है. क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस, प्रोसिक्यूशन जो विटनेस लेके आ रहा है उसके साथ भी क्रॉस एग्जामिनेशन करना. प्रोसिक्यूटर कौन है आपको पता है, विटनेस मतलब आपको पता है जो विटनेस के तौर पे लाए जाते हैं, तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करना. अब ये क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, ओपन कोर्ट रेफर्स टू द कोर्ट्स दैट आर एक्सेसिबल टू द पब्लिक. ओपन कोर्ट वो कोर्ट होता है जो पब्लिक को एक्सेसिबल हो. ऐसे कोर्ट जो पब्लिक भी जा सकते हैं आराम से अपने केस लेके. ट्रांसपेरेंसी हो जहाँ पे, एंड अकाउंटेबिलिटी हो जुडिशल प्रोसेस में. मतलब कि अगर कोई इंसान जा रहा है अपना केस लेके तो उसको दिखना चाहिए कि क्या एक्शंस हो रहे हैं, उसके सामने ही केस लड़ा जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि अंदर से क्लोज हो रहा हो कुछ. और अकाउंटेबल है जुडिशल प्रोसेस कि उसको जवाब दे कि उसके केस के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हो. The principle of open court ensure that justice is not only done but is seen to be done. कि जो प्रिंसिपल है ओपन कोर्ट का, कहने का मतलब ये होता है कि जब सिर्फ जस्टिस ऐसा नहीं कि बोलने के लिए हम कहते हैं कि हो गई, बल्कि वो दिखनी भी चाहिए कि हाँ हो गया है. ठीक है, बट देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू सर्टन केसेस. बट कुछ केसेस है जहाँ पे हम कह सकते हैं ओपन कोर्ट अलाउड नहीं है, जहाँ पे क्लोज कोर्ट हम कह सकते हैं होते हैं. जैसे कि कुछ ऐसे केसेस जो माइनर को लेके हैं, ठीक है, 18 से कम साल के बच्चों को लेके है, नेशनल सिक्योरिटी को लेके है, या कोई भी किसी का सेंसिटिव पर्सनल मैटर है, तो वो कहीं ना कहीं कैमरे में होता है जो कि क्लोज होता है, हर किसी को नहीं दिखाया जाता है, जिससे कि उस पर्सन की प्राइवेसी और पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, सो इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ ओपन कोर्ट इज इंश्राइंड इन आर्टिकल 145(4). ठीक है, इंडिया के अंदर ओपन कोर्ट का कंसेप्ट आर्टिकल 145(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो ये मैंडेट करता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ले रहा है वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए. इट इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंश्योरिंग कि भाई अगर ओपन में ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं फेयरनेस दिख रही है और दिख रही है रूल ऑफ लॉ है. ठीक है, समझ आ गया ओपन कोर्ट. दूसरी चीज़ है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ प्रोसिक्यूशन विटनेस. अभी मैंने आपको नाम से समझाया क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ प्रोसिक्यूशन विटनेस क्या है. अब डिटेल में अगर हम देखें, सो इट रेफर्स टू द प्रोसेस. ये एक ऐसा प्रोसेस है इन अ क्रिमिनल ट्रायल. एक क्रिमिनल ट्रायल जब हो रहा हो, किसी क्राइम जो क्रिमिनल जिसने किया है, जिसने क्राइम किया उसका ट्रायल जब हो रहा है, तो ये उस प्रोसेस की बात है जहाँ पे डिफेंस लॉयर जो है, डिफेंस लॉयर हमने पढ़े थे, एक होता है प्रोसिक्यूटर और जो दूसरी साइड से होता है वो होता है डिफेंस लॉयर. तो डिफेंस लॉयर जो एक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस लेके आएगा जो भी विटनेस प्रोसिक्यूशन लेके आया है. मान लीजिए एक प्रोसिक्यूटर एक डिफेंस लॉयर है, तो प्रोसिक्यूटर जिस विटनेस को लेके आया है कि देखिए ये सबूत है हमारे पास, ये आके बताएगा. विटनेस होता है ना कि ये हमारे पास बताएगा कि उस टाइम पे क्या हुआ था. विटनेस जो होते हैं, तो उस टाइम पे डिफेंस लॉयर के पास ये राइट है कि वो उससे क्वेश्चन पूछे. ठीक है, क्रॉस एग्जामिन करे. तो डिफेंस लॉयर जब क्वेश्चन कर रहा है विटनेस को जो प्रोसिक्यूटर लेके आए, इससे बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ प्रोसिक्यूशन विटनेस. पर ये ज़रूरी क्यों है ट्रायल में? क्योंकि इससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी दिखती है, रिलायबिलिटी दिखती है और एक्यूरेसी दिखती है कि कितनी ज़्यादा उस विटनेस के अंदर क्रेडिबिलिटी है, रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी है, कि क्या वो बोलेगा क्या है, उसके मैटर करेगा डिसीजन, उसकी वर्ड्स. सो दिस इज़ अ क्रूशल स्टेज इन अ ट्रायल एज इट अलाउज द डिफेंस टू चैलेंज द क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द टेस्टिमोनी प्रोवाइडेड बाई द प्रोसिक्यूशंस विटनेसेस. ठीक है, जैसे 145(4) के अंदर हमारा ये था ओपन कोर्ट का. इतना याद करने की वैसे नीड नहीं है, अगर याद हो जाए तो बात अलग है. इसी तरह ये वाला जो हम बात करें क्रॉस एग्जामिनेशन वाला, वो कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 137 के अंदर, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर ये मेंशन है कि क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ अ राइट विच इज़ प्रोवाइडेड टू अपोजिंग पार्टी आफ्टर द एग्जामिनेशन इन चीफ वेयर द विटनेस इज क्वेश्चन बाय पार्टी कॉलिंग दैम. ठीक है, FIR क्या होता है? FIR वैसे हमने पहले भी पढ़ा है, बट देख लेते हैं. एक FIR इज़ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. ठीक है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो एक पुलिस प्रिपेयर करती है जब कोई आके उसके पास केस फाइल करने की कोशिश करता है. सो इट इज़ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस व्हेन दे रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. कि कोई ऑफेंस उनको लग रहा है पुलिस वालों को कि भाई ये कोई ऑफेंस हुआ है. जैसे हम लोग जा रहे हैं पुलिस के पास और बोलने रिपोर्ट कराने,
कि ये हुआ है। अगर पुलिस को लग रहा है कि कोई हाँ एक ऐसा ऑफेंस हुआ है, एक ऐसा क्राइम हुआ है, तो फिर पुलिस क्या करेगी, उस टाइम पे एफआईआर फाइल करेगी। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है, एफआईआर से होती है। और एफआईआर एक बहुत ही एसेंशियल डॉक्यूमेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। क्यों? क्योंकि इसके बिना हम इन्वेस्टिगेशन या केस आगे नहीं बढ़ता। ठीक है। एन एफआईआर इज़ अ फॉर्मल कंप्लेंट, एक फॉर्मल कंप्लेंट है लॉज विद द पॉलिसी बाय द विक्टिम, विटनेस और एनी अदर पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ द ऑफेंस। कि एक एफआईआर कहीं ना कहीं देखा जाए एक फॉर्मल तरीके की कंप्लेंट है जो पुलिस फाइल करती है विक्टिम के, जो भी विक्टिम, विटनेस और जो भी पर्सन जिसके फॉर द नॉलेज ऑफ द ऑफेंस। ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब हो गया कि एफआईआर तभी रजिस्टर होगी जब पुलिस वालों को लगेगा ये कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है। वेयर पुलिस हैव द अथॉरिटी, जहाँ पे पुलिस को पता है कि उनकी अथॉरिटी है कि भाई अब उनको इन्वेस्टिगेट करना है केस, और इवन अरेस्ट भी कर सकता है। पुलिस के पास ये पावर है बिना मैजिस्ट्रेट से अप्रूव करे। जैसे मर्डर, थेफ्ट या रेप के केस में ऑफेंस अगर हुआ है कोई ऐसा केस, तो पुलिस के पास ये राइट है कि वो अरेस्ट भी कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले। ठीक है। ठीक है। सो ये था हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें हम कह सकते हैं कि बहुत ही जब कोई सीरियस केस हो रहा हो जैसे मर्डर, थेफ्ट, रेप वाला, तो पुलिस के पास अथॉरिटी कि वो केस इन्वेस्टिगेट करे और बिना मैजिस्ट्रेट के अप्रूवल के भी प्रोसीड कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। फॉर्मेट कैसे चलता है कि भाई रिटर्न लिखा हुआ होना चाहिए, एफआईआर ओरली नहीं चलती है। ठीक है। इन्फॉर्मेंट को बताइए कि जो भी लिखा गया है, और इन्फॉर्मेंट के साइन भी होने चाहिए, रिकॉर्ड भी होना ज़रूरी है। कंटेंट, एफआईआर में अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ होती है, वो बेसिक हम नॉलेज के लिए देख रहे हैं कि एफआईआर के अंदर इन्फॉर्मेंट की डिटेल होगी, जिस भी बंदे ने एफआईआर लिखवाई है उसका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, डेट, टाइम ऑफेंस ऑफ द लोकेशन, कि जिस भी टाइम पे वो ऑफेंस हुआ, जिस जगह पे हुआ, जिस लोकेशन पे हुआ। ऑफेंस का डिस्क्रिप्शन कि ऑफेंस में हुआ क्या, मतलब रेप अगर हुआ है तो रेप के बारे में डिस्क्राइब करो, थेफ्ट हुआ है तो थेफ्ट के बारे में डिस्क्राइब करो। तो जो भी ऑफेंस हुआ है उसके बारे में लिखाना। ठीक है, लिखवाना। नेम ऑफ द एक्यूज्ड इफ नोन, अगर पता है कि किसने किया है तो उसका नाम भी बता दो उस पर्सन का जिसने किया है। विटनेस अगर है कोई देखने वाला, किसी आसपास ने किसी ने देखा हो तो उन लोगों के बारे में बता दो। सो इस तरीके से एक एफआईआर होती है। सो देयर इज़ अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच द पुलिस रजिस्टर्स एन एफआईआर and it is signed by the complainant. So the complainant also has a legal right to get a free copy of the FIR from the police. ये complainant को भी एक FIR मिल सकती है, पुलिस से वो FIR ले सकता है। ठीक है। Third question is, why do you think there is a rule that confession made during police custody cannot be used as evidence against the accused? हमने ये पढ़ा था ना कि जब पुलिस कस्टडी के टाइम पे अगर जो भी कन्फेशन कर रहा है, ठीक है, एक पर्सन आके कोई भी जो कन्फेस कर रहा है तो उसको एविडेंस के तौर पे क्यों यूज़ नहीं किया जा रहा। देखिए उसके बहुत रीजंस होते हैं। हो सकता है कि उस टाइम पे वो टॉर्चर में उसको मिला हो, टॉर्चर हो गया, उस वजह से उसने कुछ उल्टा, मतलब जो उसे नहीं बोलना वो भी उसने बोल दिया हो, उससे सच बुलवाया गया हो, ज़बरदस्ती करवाया गया, वैसा भी कुछ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों की वजह से इसको एविडेंस के तौर पर नहीं माना जाता है। सो द रूल दैट कन्फेशन मेड ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड इज़ रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल, जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट। कि क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फेयर ट्रायल हो जिससे जस्टिस हो, हर एक इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्शन मिले, इस वजह से हम वो नहीं लेते हैं। ठीक है। दिस रूल पर्टिकुलर इन इंडिया इज इंश्राइंड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की ये जो रूल है कि एविडेंस जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 25 है और आर्टिकल 23 के अंदर भी मेंशन है, जो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है। हेयर इज़ वाई द रूल इज़ सिग्निफिकेंट। देखिए, प्रिवेंटिंग कोर्शन एंड टॉर्चर, मतलब कोई भी फोर्सफुली टॉर्चर वगैरह हो तो उसके लिए ये चीज़ हम नहीं लिख सकते। सो पुलिस कस्टडी क्रिएट्स अ सिचुएशन वेयर द एक्यूज में बी वल्नरेबल टू फिजिकल और साइकोलॉजिकल कोअर्शन। कि पुलिस कस्टडी में हो सकता है कि एक ऐसी सिचुएशन बन गई हो जहाँ पे एक्यूज़ को ज़बरदस्ती फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा हो या साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया जा रहा हो, डंडे मार के बोला जा रहा हो बोलो, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए उसको एविडेंस के तौर पे नहीं ले सकते। ये भी रिस्क है दैट कन्फेशन उस टाइम पे जो आ रहा हो कि वो फोर्स हो और फैब्रिकेटेड हो, क्योंकि उसको डर लग रहा हो या वायलेंस की वजह से, किसी भी इन्फ्लुएंस की वजह से वो कुछ भी बोल रहा हो। सो by disallowing such confessions the law ensures that no confession extracted through improper means। तो इस तरीके के कन्फेशन को ना, मतलब अलाउ ना करके ये लॉ इंश्योर करता है कि ऐसे कोई भी तरीके का कन्फेशन हमारे पास ना आए जिसको कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर तरीके से लिया गया हो। ठीक है। और उसको कोर्ट में यूज़ किया जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारी जो राइट है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, उसको बचा के रखना। देखिए आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं हर एक इंडिविजुअल को फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड टू टेस्टिफाई और प्रोवाइड एविडेंस अगेंस्ट देमसेल्फ। कि कोई एक इंसान अपने अगेंस्ट एविडेंस नहीं देगा। ठीक है। कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, की मतलब इसके पास राइट है कि वो खुद के अगेंस्ट ऐसा कोई एविडेंस नहीं प्रोवाइड करे, मतलब ऐसा अगर एविडेंस वो खुद के अगेंस्ट नहीं दे सकता।
ठीक है, तो हम उसको एविडेंस के तौर पे यूज़ ही नहीं कर सकते। कि आर्टिकल 23 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल को कि उसको फ्रॉम बीइंग कंपेल टू टेस्टिफाई, कि उसको कहीं ना कहीं टेस्ट कराना पड़े या फिर कुछ एविडेंस देना पड़े खुद के लिए ही, कि वो इंसान खुद के लिए ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता। अगर मैं मान लीजिए एक वो हूँ, पकड़ी गई हूँ, ठीक है, मेरे से अगर मांगा जा रहा है कुछ, ठीक है, आप ऐसे कह लीजिए कि कोई ओपिनियन मांगा जा रहा है, कन्फेशन मांगा जा रहा है, तो मैं अपने खिलाफ ही कुछ नहीं बोल सकती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने खिलाफ ही बोल दूँ या कुछ ऐसे ज़बरदस्ती, तो वो चीज़ अलाउड नहीं है। डिसअलाउइंग कन्फेशन इन कस्टडी सेफगार्ड्स दिस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड इंश्योर्स दैट बर्डन ऑफ प्रूफ रिमेन्स ऑन द प्रोसिक्यूशन। कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास रहे? प्रोसिक्यूशन के पास रहे। प्रोसिक्यूशन जो सरकार ने एक प्रोसिक्यूटर दिया है उसी के हाथ में होना चाहिए कि वो ही प्रूफ करे कि किसने किया है, क्या है। वो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के पास होना चाहिए, एक उस अगेंस्ट उस सिटीज़न के पास या उसके पास नहीं होना चाहिए जिससे कन्वेंस कराने की कोशिश कर रही है। ठीक है, प्रिवेंटिंग अब्यूज़ ऑफ पावर, अब्यूज़ ऑफ पावर को प्रिवेंट करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, कन्फेशन नहीं यूज़ किया जाता। देखिए, पुलिस ऑफिसर्स इन सम इंस्टेंस में मिसयूज देयर अथॉरिटी टू ऑब्टेन कन्फेशन फ्रॉम क्विक कन्विक्शन। कई बार पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों से कन्विक्ट कराने की कोशिश करते हैं। सो ये रूल एक्ट करता है एज अ चेक ऑन द मिसयूज़ ऑफ पावर, कि कोई भी मिसयूज़ ना करे पुलिस की पावर, और अकाउंटेबिलिटी भी रहे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में। ठीक है, इवन इंश्योर करने के लिए कि वॉलंटरी नेचर ऑफ कन्फेशन। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि कोई एक कन्फेशन रिलायबल हो तो वो वॉलंटरी नेचर का होना चाहिए, ना कि, ठीक है, किसी भी प्रेशर के साथ नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल प्रेशर होना चाहिए, या किसी के बहलावे में आके नहीं होना चाहिए। तो ये रूल हमें इंश्योर करता है कि ओनली कन्फेशंस मेड आउटसाइड कस्टडी और बिफोर अ मैजिस्ट्रेट व्हेन देयर इज़ नो अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन बी कंसीडर्ड क्रेडिबल। कि ये रूल ये कहता है कि ऐसी कोई भी कन्फेशन जो कस्टडी के बाहर ली जा रही हो या मैजिस्ट्रेट से पहले ली जा रही हो, तो उस टाइम पे जहाँ पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है उसको हम कह सकते हैं क्रेडिबल हो। ठीक है, ऐसा कोई भी, मतलब ये रूल इंश्योर करता है कि कोई भी कन्फेशन जो कस्टडी की बाहर ली जा रही हो, ठीक है, आउटसाइड कस्टडी, क्योंकि कस्टडी वाला तो हम मानेंगे ही नहीं, तो कस्टडी के बाहर अगर कोई एविडेंस मिल रहा है, ठीक है, एविडेंस लिया जा रहा है या कन्फेशन हो रहा है, या फिर मैजिस्ट्रेट के सामने हो रहा हो, मैजिस्ट्रेट के सामने अगर कन्फेशन हो रहा हो तो हम कह सकते हैं क्रेडिबल है। बट कस्टडी के अंदर हो रहा हो तो हम नहीं मान सकते। ठीक है, एनकरेज करना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, तो कहीं ना कहीं ये रूल डिस्करेज करते हैं रिलायंस ऑन फोर्स कन्फेशन, की कहीं ना कहीं हम फोर्स कन्फेशन पे ना रिलाई करें, इसलिए ये डिस्करेज करता है उसको, और कोशिश करवाता है, इंश्योर करता है कि पुलिस क्या फोकस करे, एक इंडिपेंडेंट एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करे टू प्रूव कि कौन गिल्टी है। इट अपहोल्ड्स द इंटेग्रिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस एंड स्ट्रेंथन्स द जुडिशियल सिस्टम क्रेडिबिलिटी। देन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड की वजह से भी हम कह सकते हैं कि दिस रूल अलाइंस विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट नॉर्म्स। ये रूल कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट नॉर्म्स से मिलता जुलता है, जैसे कि यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, और इवन इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है। ये जो सेम चीज़ एम्फोसाइज करने की कोशिश करते हैं कि फेयर ट्रायल होना चाहिए और प्रोटेक्शन मिलना चाहिए अगेंस्ट टॉर्चर और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि मजबूरन किसी इंसान को अपने खिलाफ ही ना बोलना पड़े, इस तरीके की चीज़ों पर प्रोटेक्शन मिलती है। बट अगेन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ सेफगार्ड्स होते हैं। अगर हम बात करें एक्सेप्शंस की और सेफगार्ड्स की, तो देखिए, कन्फेशंस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, अगर मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन किया जा रहा है तो वो कन्फेशन वैलिड माना जाएगा, वो कन्फेशन क्रेडिबल माना जाएगा। इफ़ एन, जो सेक्शन 164 ऑफ द CRPC, ठीक है, इफ़ एन एक्यूज्ड वॉलंटरी कन्फेस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट इट मे बी एडमिसिबल एज एविडेंस एज मैजिस्ट्रेट, क्योंकि मैजिस्ट्रेट का ऐसा माना जाता है कि वो न्यूट्रल अथॉरिटी है, वो किसी की तरफ बायस नहीं होती है, वो दोनों का ओपिनियन सुनती है। तो अगर वो कहाँ पे कोई भी अगर कन्फेशन मैजिस्ट्रेट के सामने हो रहा है तो उसको माना जाएगा कि वो बिना फोर्स के हो रहा है और वो एविडेंस के तौर पर लिया जाएगा। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट, कि कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ द कंसेशन जो पुलिस कस्टडी में किया जा रहा है वो तभी माना जाएगा अगर उससे कुछ नए फैक्ट, मतलब मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ बोल दी उससे कुछ नया निकल के आ रहा है। मान लीजिए जैसे रिकवरिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, जिससे हम चुराने को, मतलब जो भी प्रॉपर्टी चोरी हुई इससे हम रिकवर करने के चांसेस हैं, तो वो चीज़ हम मान सकते हैं कि ठीक है, कोई फैक्ट दिया है, ठीक है, उसने बता दिया कि ये सामान मैंने यहाँ छुपाया था, तो ये चीज़ें तो मानी जा सकती है। ठीक है, बट हर चीज़ एविडेंस के तौर पर नहीं ली जाएगी। ठीक है, सो कंक्लूजन में यही है, दिस रूल इज़ एसेंशियल टू अपहोल्ड जस्टिस, protect fundamental rights, and ensure that no individual is wrongfully convicted based on the force or coerced confession. It strengthens the fairness and credibility of the judicial process by focusing on evidence rather than questionable confession. कि सिर्फ एविडेंस पे फोकस नहीं, मतलब एविडेंस पे फोकस करता है rather than कि सिर्फ क्वेश्चनेबल कन्फेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, DK बासु गाइडलाइंस क्या है। आपकी बुक में थोड़ी बहुत मेंशन थी तो मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में दिया है कि DK बासु की क्या गाइडलाइन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, हमें पता भी तो होना चाहिए DK बासु है क्या।
सिर्फ गाइडलाइन थोड़ी पढ़ लेंगे, ठीक है। सो DK बासु गाइडलाइंस आर अ सेट ऑफ अ प्रोसीजरल सेफ गार्ड लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द लैंडमार्क केस ऑफ DK बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अभी तक हमने 10 लैंडमार्क केसेस पढ़े थे, एक और ऐड कर लेना अपने नोट्स में, जो कि हमारा आ गया DK बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 में, ठीक है, जिसमें एक कुछ प्रोसीजरल सेफ गार्ड मैंशन किए सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ पावर बाय पुलिस ऑफिशल्स। किस चीज़ को लेकर उन्होंने गाइडलाइंस दी कि जो पावर का मिसयूज़ किया जा रहा है बाय पुलिस ऑफिशल्स के द्वारा अरेस्ट करते समय या डिटेंशन के समय, जो पुलिस अपनी पावर का मिसयूज़ करी, उसके लेके कुछ गाइडलाइंस इशू की है। दीज गाइडलाइंस एम टू अपहोल्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कस्टोडियल वायलेंस। कस्टोडियल वायलेंस से बचाता है हरासमेंट से और रॉन्गफुल डिटेंशन। जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, जैसे कि आप ऐसे कह लीजिए कि कई बार क्या होता है ना, पुलिस वगैरह क्या करते हैं, पहले से किसी क्रिमिनल को अरेस्ट कर लेती है, क्रिमिनल हो या किसी एक पर्सन को अरेस्ट कर लेती है, ये सोच के कि हो सकता है ये आने वाले टाइम में कुछ क्राइम कर रहा हो, या शायद इसी नहीं किया उसने, हम पहले से इसको पकड़ रहे हैं, कस्टडी में रख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। और ऐसे तो हमारी कोई राइट नहीं है कि हम किसी को भी अरेस्ट कर लें, ऐसे तो उनको किसी को भी लग सकता है, हो सकता है दुश्मनी के लिए कर रहा हो पुलिस। तो इसको लेके कुछ गाइडलाइंस आई। द केस वॉज इनिशिएटेड एज अ PIL, ठीक है, ये केस PIL से शुरू हुआ, जो कि DK बासु ने फाइल किया था। DK बासु कौन थे? एक सोशल एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने हाईलाइट किया इंसिडेंट ऑफ कस्टोडियल डेथ्स एंड टॉर्चर इन इंडिया, कि किस तरीके से इंडिया में कस्टडी के टाइम पे टॉर्चर किया जाता है और उससे कहीं ना कहीं डेथ्स वगैरह भी होती है, और डेथ्स वगैरह भी कस्टोडियल डेथ्स वगैरह इंडिया में होती रहती है। सो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज की दैट देयर शुड बी नीड फॉर सेफ गार्ड टू अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट, कि लोगों की फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ लेके आना पड़ेगा, जो गारंटी की हमारे आर्टिकल 21 ने कि हम लोग की राइट टू लाइफ है, और आर्टिकल 22 भी इसी के रिगार्डिंग आया। फिर हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट, कि जिस भी तरीके से आर्बिट्ररी अरेस्ट हो रहा है उसको लेके प्रोटेक्शन लेके आनी ज़रूरी बन जाएगी। तो कि अगर हम बात करें क्या गाइडलाइंस के क्या फीचर्स थे, तो पहला था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, कि पुलिस ऑफिसर्स कैरिंग आउट द अरेस्ट, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहा है या इंटेरोगेशन कर रहा है, मस्ट वियर क्लियर आइडेंटिफिकेशन टैग्स विद देयर नेम एंड डेजिग्नेशन। कोई भी पुलिस अगर अरेस्ट कर रहा है या इंटेरोगेट कर रहा है तो उसके आइडेंटिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए, उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन उसके यूनिफॉर्म में होना चाहिए क्लियरली। डिटेल्स ऑफ द अरेस्टिंग ऑफिसर मस्ट ऑल्सो भी रिकॉर्डेड, ठीक है, जो भी अरेस्टिंग ऑफिसर की डिटेल्स है वो भी रिकॉर्ड होनी ज़रूरी है। तो पहला चीज़ तो होगी कि पुलिस ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई करना। दूसरी चीज़ एक अरेस्ट मेमो बनाना, ठीक है, अरेस्ट मेमो तैयार करना। जब अरेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस को ये प्रिपेयर करना पड़ता है एक अरेस्ट मेमो, जिस मेमो के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ अरेस्ट, की कहाँ पे अरेस्ट किया, क्या टाइम पे किया, कहाँ जगह पे की, ठीक है, एंड बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 1 विटनेस, और साथ में एक फैमिली, कोई भी एक विटनेस होना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके पुलिस वाले किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर किसी को भी, अगर मान लीजिए पुलिस को अरेस्ट करना है तो साथ में किसी का एक विटनेस उसको लेना पड़ेगा, जिसके थ्रू उनको साइन कराना पड़ेगा। ऐसे किसी को भी उठा के नहीं लेके आ सकती पुलिस। अ फैमिली मेम्बर और रिस्पेक्टेबल पर्सन फ्रॉम द लोकेलिटी, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्म अ फैमिली मेम्बर, अगर मान लीजिए उसकी फैमिली मेम्बर नहीं थे फिर भी अरेस्ट कर लिया, तो पुलिस वालों की ड्यूटी है कि उनके फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म किया जाए। द अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू हैव अ फ्रेंड, रिलेटिव और एनी अदर पर्सन इन्फॉर्म अबाउट दिस अरेस्ट, ठीक है। तो 3 चीज़ें तो हमने अभी फिलहाल के लिए देखी कि भाई पुलिस ऑफिसर्स की नेम, आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, अरेस्ट मेमो पर दे के देना पड़ेगा पुलिस वालों को, और हर एक फैमिली मेम्बर को, मतलब हर एक नहीं, मतलब कि राइट है कि फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म करे। नोटिफिकेशन ऑफ डिटेंशन, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा डिटेनी की फैमिली को या फिर फ्रेंड को कि हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं, और प्लेस ऑफ डिटेंशन एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी उनको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो टाल दे 2 दिन 3 दिन फिर बता रहे हैं, ठीक है। डिटेल्स एंटर्ड इन पुलिस डायरी, द पुलिस मस्ट रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ द अरेस्ट एंड द पर्टिकुलर ऑफ द डिटेनी इन अ डायरी इंक्लूडिंग देयर नेम, अरेस्ट टाइम एंड प्लेसेस ऑफ डिटेंशन, की पुलिस को अपनी डायरी में भी लिखना पड़ेगा कि किसको अरेस्ट किया, क्यों किया, कहाँ पे किया था, कैसे किया था। मेडिकल एग्जामिनेशन, कि अगर कोई भी पर्सन को अरेस्ट किया है, मस्ट अंडरगो अ मेडिकल एग्जामिनेशन बाय अ क्वालिफाइड डॉक्टर एवरी 48 आवर्स ड्यूरिंग डिटेंशन। जब भी अगर पुलिस वाले ने किसी को अरेस्ट भी करने की कोशिश की, अरेस्ट हुआ भी है, तो हर 48 आवर्स में उस पेशेंट का, उस अरेस्टेड पर्सन का क्या होना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन होते रहना चाहिए। कोई भी इंजरीज अगर उसको होती है, दिख रही है, एंड इंक्लूडेड इन द इंस्पेक्शन मेमो साइन बाय द अरेस्टेड पर्सन एंड द डॉक्टर, कि कोई भी इंजरी अगर उसको हुई है, हो रही है, तो वो एक अरेस्टेड पर्सन भी उसको साइन करेगा और डॉक्टर भी साइन करके देगा। एक्सेस टू लीगल एड, कि अगर उसको लीगल हेल्प चाहिए, उसके पास अगर पैसा नहीं है, प्रोसिक्यूटर वगैरह चाहिए, तो उसको भी राइट है कि वो लीगल एड ले सके। द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी अलाउड टू मीट देयर लॉयर ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, दो नॉट थ्रू आउट द इंटायर एरोगेशन, कि हाँ ठीक है, अगर पूरे इंटेरोगेशन के टाइम पे नहीं मिल सकता तो एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो उसको मिलने देना चाहिए। प्रेजेंटेशन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, कि मैजिस्ट्रेट से मिलने के
टाइम पे द अरेस्टेड इंडिविजुअल मस्ट बी प्रिवेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट। जैसे ही पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है तो विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने उस अरेस्टेड को पीपल को लेके जाना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट के सामने एज पर द सेक्शन 57 ऑफ द CRPC एंड आर्टिकल 22(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। पुलिस कंट्रोल रूम डिस्प्ले की डिटेल्स जो है अरेस्टेड पर्सन की और अरेस्टिंग ऑफिसर की वो भी डिस्प्ले होनी चाहिए पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर विद इन 12 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। जो भी अरेस्ट किया जा रहा है जिसको, तो उसका कंट्रोल रूम जो होता है ना पुलिस कंट्रोल रूम, उसमें मेंशन होना चाहिए कि किसने अरेस्ट किया और किसको अरेस्ट किया। ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, गाइडलाइन क्यों ज़रूरी है, ये हमारी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे बड़ी तो आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कि कोई भी आर्बिट्ररी और इलीगली डिटेन ना करे किसी को। अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है और वो ऐसे किसी को भी अरेस्ट नहीं करेगा। ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है अरेस्ट एंड डिटेंशन के टाइम। कहीं ना कहीं कस्टोडियल टॉर्चर जो किया जाता था लोगों को वो मिनिमाइज हो जाएगा। एम्स टू मिनिमाइज कस्टोडियल वायलेंस एंड प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ डिटेनीज, और फेयर प्रोसीजर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। लीगल स्टेटस की अगर हम बात करें तो ये दीज गाइडलाइंस वर लेटर कोडिफाइड इन सेक्शन 41A to 41D ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC जिसको हम बोलते हैं 1973 थ्रू अमेंडमेंट्स इन 2008 एंड 10। नॉन कंप्लायंस विद दीज सेफगार्ड्स में रिजल्ट इन डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द पुलिस एंड कंपनसेशन फॉर द विक्टिम। देखिए सीधी सी बात ये है कि ये गाइडलाइन कहाँ लिखी गई है, बाद में कहाँ अमेंडमेंट हुई है वो लिखी है, और सीधी सी बात ये है अगर जो फॉलो नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो पुलिस हो या कंपनसेशन मिलेगा विक्टिम को। कंक्लूजन में यही है, DK बासु गाइडलाइंस आर अ कॉर्नरस्टोन इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पावर बाय लॉ इन्फोर्समेंट। दे एम्फसाइज ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड द ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ डिटेनीज। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी पे ध्यान देते हैं, अकाउंटेबिलिटी पे, और ह्यूमन ट्रीटमेंट जो हो रहा है डिटेनीज के साथ, री इन्फोर्सिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ इंश्योरिंग जस्टिस एंड डिग्निटी फॉर ऑल। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है आर्टिकल 22 क्या है। ठीक है, आर्टिकल 22 क्या है, अभी मैंने बताया प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो हमको प्रिवेंटिव डिटेंशन देता है। तो आर्टिकल 22 ये है, इट प्रोवाइड सेफगार्ड टू इंडिविजुअल अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट, कि किसी भी इंडिविजुअल को आर्बिट्ररी अरेस्ट ना हो उसके साथ, और उसको डिटेंशन भी ऐसे ना हो। इंश्योर करना उनकी फंडामेंटल राइट्स उनके पास है, फ्रीडम वाली और पर्सनल लिबर्टी वाली। तो दोनों के दोनों प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन दोनों के दोनों प्रोविजंस इसके अंदर आते हैं, बट कुछ प्रोटेक्शंस और एक्सेप्शंस के साथ। प्रोविजंस की बात करें तो पहला है प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट फॉर ऑफेंस, कि अगर अरेस्ट भी किया जा रहा है तो उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, प्यूनिटिव डिटेंशन। नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शेल बी डिटेन विदाउट बीइंग इन्फॉर्म ऑफ द रीजन फॉर द अरेस्ट, कि किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो बिना उसको इन्फॉर्म के अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्राइम किया है। अरेस्टेड पर्सन के पास राइट है कि वो कंसल्ट भी कर सकते हैं और इवन एक लीगल प्रैक्टिशनर भी हायर कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अरेस्टेड इंडिविजुअल मस्ट बी प्रेजेंटेड मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नो पर्सन एक्सक्लूडिंग द टाइम फॉर ट्रैवल वाला टाइम हटा के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको दिखाना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट के सामने। नो पर्सन कैन बी डिटेन बिफोर 24 आवर्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट, कि किसी भी पर्सन को पहले डिटेन नहीं कर सकते बिना मैजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के थ्रू। ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोविजंस क्या है, इट अलाउज अ पर्सन टू बी डिटेन विदाउट अ ट्रायल, ये अलाउ करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोविजंस की किसी भी इंसान को डिटेन किया जा सकता है बिना ट्रायल के, अगर उनको लग रहा है कि उन्होंने कोई क्राइम किया है जो नेशनल सोवेनिटी या इंटेग्रिटी को हार्म कर रहा है, तो पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है, बट DK बासु गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। सो इट अलाउज अ पर्सन टू बी डिटेन विदाउट अ ट्रायल, बिना ट्रायल के भी डिटेन कर सकते हैं if they are suspected of committing an act that may endanger public order, national security or the state sovereignty. A person cannot be detained for more than 3 months. 3 महीने से ज़्यादा के लिए किसी भी इंसान को डिटेन नहीं किया जा सकता है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड कंपोज्ड ऑफ जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट अप्रूव फॉर द डिटेंशन। देखिए, किसी को भी अगर डिटेन किया जा रहा है तो 3 महीने से ज़्यादा किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कोई एक एडवाइजरी बोर्ड जिसके अंदर जजेस हैं हाई कोर्ट के, वो अप्रूव नहीं करते। ठीक है। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो स्पेसिफाई करे कि मैक्सिमम पीरियड क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन का अलग अलग सर्कमस्टांसिस के लिए, कि अगर ऐसा केस है तो कितना टाइम तक रख सकते हैं, ऐसा केस है तो कितने टाइम तक। ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज कैन अप्लाई। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन दोनों के लिए अप्लाई होती है, सिटीजन्स के लिए भी, नॉन सिटीजन्स के लिए भी। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर दोनों ही लॉज बना सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सिटीजन्स के लिए भी है, नॉन सिटीजन्स के लिए भी है, और पार्लियामेंट भी बना सकते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकते हैं लॉ। कैटेगरीज़ की बात करें, सो डिटेंशन फॉर रीजंस रिलेटेड टू, डिटेंशन किन किन रीजंस के लिए यूजुअली
होते हैं, जैसे डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड, पब्लिक ऑर्डर्स या फिर कोई एसेंशियल सर्विस की मेंटेनेंस को रिगार्डिंग। सिग्निफिकेंस क्या है आर्टिकल 22 का? आर्टिकल 22 का यही सिग्निफिकेंस है कि राइट्स और सिक्योरिटी को बैलेंस करने की कोशिश करता है। इट बैलेंसेज इंडिविजुअल फ्रीडम विद द नीड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कि हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम भी मिले और देश की लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन होए, पर्टिकुलरली नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी को लेके। दूसरी चीज़, आर्बिट्ररी अरेस्ट जो हो रहा है उसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन मिले। इंश्योर्स दैट द इंडिविजुअल्स आर नॉट अरेस्टेड और डिटेन आर्बिट्ररी एंड आर इंटाइटल्ड टू फेयर ट्रीटमेंट अंडर द लॉ। और डिटेंशन सेफगार्ड्स मिले। ऑल द प्रिवेंटिव डिटेंशन लिमिट पर्सनल लिबर्टी बट सेफगार्ड्स आर इन प्लेस टू प्रिवेंट मिसयूज। ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है आज भी? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी आज भी। क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया था प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्रोविजंस कैन बी मिसयूज। हो सकता है कि स्टेट उसको मिसयूज़ करे, किसी इंसान को सप्रेस करने की कोशिश करे या पॉलिटिकल अपोजिशन के चक्कर में अभी भी किसी को डिटेंशन के अंदर डाल दे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में चलता रहता है। जुडिशियल रिव्यू नहीं है इसमें। और उससे पहले एक और है, डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर अप टू 3 मंथ रेजेस कंसर्न अबाउट वायलेटिंग फंडामेंटल राइट। किसी को भी बिना ट्रायल के 3 महीने तक जेल में रखना भी तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, इस वजह से। जुडिशियल रिव्यू नहीं है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है आपको पता है, क्योंकि जो डिसीजन है ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड वो फाइनल होता है, तो कहीं ना कहीं जुडिशियल स्क्रूटिनी लिमिट कर रहे हैं। ठीक है। अब्यूज़ के हो सकता है, अब्यूज़ होने के चांसेस, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है हमारे पास कुछ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एंड इवन UAPA बहुत फेमस है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, हम आगे पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है बहुत लोगों के द्वारा। ठीक है। सो आर्टिकल 22 रिफ्लेक्ट करता है नीड फॉर अ फेयर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इंडिविजुअल लिबर्टी को लेके भी और स्टेट की सिक्योरिटी, कि हर एक इंसान को फ्रीडम भी मिले बट देश की सिक्योरिटी भी हैम्पर ना हो। इंश्योर करना दैट अरेस्ट एंड डिटेंशंस वुड follow due processes. However, its preventive detention provisions necessitate careful oversight to prevent misuse while addressing threats to public order and national security. However, preventive detention provisions जो है वो ज़रूरी हैं, necessitate करते हैं कि कहीं ना कहीं मिसयूज़ ना हो पावर का। ठीक है। और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हो रही है पब्लिक ऑर्डर को लेकर, थ्रेट आ रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, उन चीज़ों को वो हैंडल करता है। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो अगेन आई एम सेइंग यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर। और आई होप आप लोग अब तक टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो गए होंगे। कोई भी अगर ऐड नहीं हुआ तो सेम नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड जिसने भी अभी तक टेलीग्राम के पोल सॉल्व नहीं किए हैं, जो मैंने क्लास 6 तक के कंप्लीट कर दिए, क्लास 6 पॉलिटी के, ठीक है, जब तक वो मुझे फुल फीड नहीं मिलेगा लोगों का रिस्पॉन्स, मैं क्लास 7 के नहीं डालूँगी। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व क्लास 6 के पॉलिटी के, धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए, फिर मैं 7 के डालना भी शुरू कर रही हूँ। ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर।